तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बड़ी खुशखबरी है, रेलवे की वैकेंसी आई है ना, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है ALP की। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। PDF है हमारे पास, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसी है, क्या चीज़ है, क्या एग्जाम पैटर्न हो सकते हैं ना, कब तक डेट भरने का है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप PDF से देखना चाहते हैं तो PDF भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, RRB डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है 1/2024 ये है आपका सारी चीज़ें। तो ये आपका देखिए कहाँ कहाँ रेलवे है, सब यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया। इतने रेलवेज हैं आपके, है ना, रेलवे के बोर्ड है। तो चलो देखो कितना बढ़िया फोटो है। चलो पहला चीज़ क्या है, पहला है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 20/1 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 20/1 मतलब कल से। ठीक है, क्लियर है। 20 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं भाई, भर सकते हैं आप 19 फरवरी तक भर सकते हैं, है ना। 20 तारीख से लेके 19 तारीख तक भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर कुछ करेक्शन करना है ना, करेक्शन का डेट रहेगा 20 तारीख से लेके 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक आप करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो क्या है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है ना, उसका पे लेवल क्या है, 7th पे लेवल का जो है 7th CPC का पे लेवल 2 है। इनिशियल पे 19,900 है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए और 18 से 30 साल के लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है टोटल वैकेंसी क्या है भाई, टोटल वैकेंसी 5,696 यानी लगभग 5700 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये जरूरी है ना, कि कौन सी वैकेंसी कितनी है। तो 5,696 वैकेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है ना, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अभी से तैयारी में लग जाना है आपको, है ना, क्लियर है। चलो और दूसरी बात क्या है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका सेट होना चाहिए, A1 होना चाहिए, और एज वाला तो आपको पता ही है, और पे लेवल भी अच्छा है, 19,900 का इनिशियल पे है। डेट मीन्स आपका ये बेसिक पे है। ठीक है, क्लियर, लेवल 2 का पे है। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या है। अरे यार है ना, नेक्स्ट क्या है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं ना। ठीक है, क्लियर है। चलो एज का मैंने बता दिया 18 से 30 साल। मेडिकल फिटनेस का मैंने बता दिया कि मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। A1 का जो है फिटनेस होना चाहिए। अब A1 क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे, है ना। चलो ये आपका है डेट वगैरह तो मैंने बता दिया। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RRB के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। लिंक आपको RRB के वेबसाइट में मिल जाएगा, है ना। जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। कल से फॉर्म भराएगा, आज से नहीं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करके डिटेल में अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो, आपको नोटिफिकेशन में किसी भी पॉइंट में लगे कि यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे डाउट है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये हमें डाउट है। क्लियर है। चलो 5 मिनट में मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो और डाउट होगा तो कमेंट करके बताना, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है कि एग्जाम में जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा, है ना, 1/3 होगा। यानी अगर 1 नंबर का पेपर है ना, क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपके 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, CBT 1 है और दूसरा है CBT 2, यानी 2 CBT में एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। 2 टीयर में एग्जाम होंगे, एक 1 एक 2। क्लियर है। ठीक है जी, चलो आप बैंड आइटम्स क्या है, तो ये सब तो पता है आपको, एग्जाम में लेना मना है, ये सब सबको पता है ना। एग्जाम में लैपटॉप लेके तो नहीं जाएंगे, मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, है ना। ये सब सारी चीज़ें, ये सब तो सिंपल सी चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बोला जाता है, ये हम लोग सबको पता है, क्लोक रूम अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग बिलोंगिंग में नॉट बी अवेलेबल फॉर एट द एग्जाम वेन्यू। सबको पता है कि हम सामान वामान लेके जाते हैं भाई, तो हमें वहाँ पे रखने को जगह मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर में लोग पैसे लेके रखवाते हैं ना, 20 रुपये 30 रुपये लेके रखवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट द CEN विल बी समरीली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। देखो सिंपल सी बहुत ही बढ़िया, मतलब एक यहाँ पे देखे लाइन है, लाइन मतलब कि इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है कि अगर आप 2 बोर्ड में फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने RRB पटना में भर दिया, रांची में भर दिया, ठीक है, तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। क्लियर है। तो आपको क्या है कि एक ही बोर्ड में फॉर्म अप्लाई करना है, मल्टीपल आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है। अगर जिस बोर्ड में चाहते, कोलकाता चाहते हैं, अजमेर चाहते हैं, इलाहाबाद चाहते हैं, जो भी बोर्ड चाहते हैं, एक बोर्ड में आपको अप्लाई करना है। क्लियर है। चलो और अगर आपने ऐसा किया तो आप आगे की भी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी डिवाइड हो सकते हैं, है ना, आपको उसमें निष्कासित कर दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते क्या है ना। कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
या फिर स्टेट गवर्नमेंट, PSU एंड एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, देखो सीधी सी बात है भाई कि जो आदमी को, कोई भी आदमी है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब है ना, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जॉब है, या फिर PSU का जॉब है, या एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जॉब है, वहाँ से अगर उसको निकाल दिया गया है ना, कि हाँ भाई आज सस्पेंड कर दिया या निकाल दिया, कोई भी है, ठीक है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना, शुड नॉट अप्लाई। उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके साथ दिक्कत हो सकता है, डिसमिस जिसको किया गया है। ठीक है जी, क्लियर है। तो जो पहले से भाई कांड करके बैठे हैं वो लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्या है, सिग्नेचर यूनिफॉर्म। अच्छा ये है कि ये तो जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर। ऐसा नहीं कि ब्लॉक में आपको सिग्नेचर करना है, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो ऐसा नहीं ABHI ऐसे करके सिग्नेचर नहीं करना है। ठीक है जी, क्लियर है। आपको एकदम रनिंग में करना है, ठीक है, रनिंग जो हैंड होता है उससे करना है। चलो आगे क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आगे क्या है भाई, पोस्टिंग का क्या है। पोस्टिंग का तो वो आप जब जो बोर्ड से अप्लाई करेंगे उस हिसाब से पोस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्या है कि RRB रिजर्व्स द राइट टू चेंज, मॉडिफाई एंड डिलीट एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर द CEN एंड नेसेसिटेटेड एंड एप्लीकेबल एट एनी स्टेज। ठीक है, यानी RRB के पास ये अधिकार है ना, ये राइट है कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है नोटिफिकेशन में, वैकेंसी घटा सकता है, बढ़ा सकता है, पैटर्न चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, वो RRB के पास अधिकार है ना, तो वो तो सबके पास होता है, सारे SSC वाले भी ऐसे ही करते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन का है, डेट के बाद अगर आप नहीं कर पाए ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप जाके रिक्वेस्ट करो भाई RRB मेरे को फॉर्म भरने का मौका दो, है ना, कि सर प्लीज़ दे दो। ऑनलाइन है भाई, जब भरना है तभी भर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़िया, ये सब तो आपको पता ही है ना, ये आप लोग समझदार ही हैं सबको ही। अब देखो A1 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था, A1 का मतलब समझाऊंगा। A1 का मतलब क्या होता है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, सारे रिस्पेक्ट में फिजिकली फिट होना चाहिए। पहला क्या है, विजन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, विजन स्टैंडर्ड होना चाहिए 6/6। ठीक है, डिस्टेंट विजन आपका 6/6 होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, विथ फॉगिंग टेक्स्ट, मस्ट एक्सेप्ट +2D। ठीक है, ये वाला आपका होना चाहिए, मस्ट नोट एक्सेप्ट 2D। नियर विजन होना चाहिए 0.6। ठीक है, और 0.6 जो है विदाउट ग्लास एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन। ठीक है, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ETC, ये सब विजन आपको पास करना पड़ेगा। तो आई साइट आपका अच्छा होना चाहिए, है ना, आई साइट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो ये 6/6 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और बहुत लोग ऐसा होता है ना कि जिनका 6/6 होता है, कुछ दिक्कत होता है, माइनर सा प्रॉब्लम होता है, तो वो लेजर वगैरह करा सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा आपका। अगर लेसिक वगैरह करा लेते हैं लेजर वगैरह तो आपका कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कर सकते हैं, ऐसा घबराने की बात नहीं है। जिनका थोड़ा सा दिक्कत है, अब जैसे भाई मेरा है कि मैं चश्मा पहनता हूँ, मैं अगर लेसिक भी कराता हूँ ना, लेजर भी कराता हूँ, तो 6/6 कभी होगा नहीं, तो मैं भर ही नहीं सकता, है ना। चलिए, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये देख रहे हैं। अब एज लिमिट का है 18 से 30 साल हो गया। अब रिलैक्सेशन भी मिलेगा, है ना, रिलैक्सेशन भी मिलेगा। 5 साल का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, SC और ST कैंडिडेट को, 3 साल का OBC को, और एक्स सर्विसमैन को जिसमें ये सब दिए हुए हैं उनको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं भाई, और क्या है। ये रिलैक्सेशन वाला देख लेना भाई अपने हिसाब से, जो आपका जिस हिसाब से आप कैटेगरी में आते हैं। हाँ, अब देखो अपर एज और लोअर लिमिट का बताया गया है। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे UR और EWS का जो क्या है, ये नॉट बिफोर, मतलब इनसे पहले जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 94 से 2/7/94 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है ना, 2 जुलाई 1994 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है और आप UR और EWS हैं तो आप नहीं भर सकते। और सेम 2 जुलाई 1991 से पहले आप जन्म लिए हैं और आप OBC हैं तो नहीं भर सकते। और SC ST के लिए 89 है। ठीक है जी, क्लियर है। और लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है कि 1/7 यानी 1 जुलाई 2006 के बाद अगर आपका जन्म है तो आप भर नहीं सकते। वो सबके लिए, चाहे आप OBC जनरल या कोई EWS में भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अगर इसके बाद आपने जन्म लिया है, आपका बॉर्न है, तो आप नहीं भर सकते, है ना, क्योंकि 18 से ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 18 से कम हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑन लास्ट डेट। ठीक है, 19/2/2024। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 19 फरवरी 2024 के पहले आपके पास सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपियरिंग है और आप
अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे खास लिखा हुआ है कि दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर दियर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। देखो साफ साफ लिखा है कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। बहुत लोग का ऐसा रहता है कि सर मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, है ना, तो नहीं कर सकते, है ना। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। आपका जो है सर्टिफिकेट, आपका जो रिजल्ट है वो 19 फरवरी तक आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है जी, डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये सारी चीज़ें दी है, फ़ी वगैरह का दिया हुआ है, तो फ़ी का देख लो, 500 रुपया है, 250 रुपया है ना। ये किसका दिया है, 500 रुपया, और बाकी SC ST के लिए 250 रुपया। वो अपना पेमेंट का देख लेना किसको क्या भरना है। हाँ, ये EWS का जो वो रहता है ना कि 50,000 से कम होना चाहिए तभी सर्टिफिकेट बनता है, ये सब बनवा लेना भाई जिसका है ना, बनवा के रख लेना, क्योंकि बहुत अच्छा वैकेंसी है, अगर छूटना नहीं चाहिए, है ना, किसी का छूटना नहीं चाहिए अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। ये सब दिया हुआ है कि क्या सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए, सब आप देख लो, आप लोग जानते हैं, है ना। ये सब जो बना के रखते हैं OBC वगैरह, इनको तो सब पता ही है। हम लोग जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। और क्या मेन मुद्दा है, एग्जाम। अब मेन मुद्दा है क्या है कि एग्जाम में पूछेगा क्या, है ना, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वही हम देख रहे हैं, है ना, वही चेक करना पड़ता है। तो देखो रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या है, पहले प्रोसेस देख लो। प्रोसेस क्या है कि एक RRB में आपको ज्वाइन अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 RRB में आप नहीं कर सकते, लाइक आप RRB कोलकाता को भी अप्लाई कर दिए और RRB पटना में भी अप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं है, एक ही में करना है। या तो RRB पटना में कीजिए, आप अपने लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए या वैकेंसी के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है जी, क्लियर है। और दूसरा क्या है कि कितने स्टेज में होंगे, तो ये फॉलोइंग स्टेज है। पहला स्टेज क्या है, CBT 1, दूसरा स्टेज क्या है, CBT 2, तीसरा क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये CBAT, फोर्थ स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पांचवा है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 5 स्टेप में होंगे। ये 5 स्टेप में आपके सारी चीज़ें चेक होगी, जिसमें आपको 1 साल लग जाएगा, है ना। बेसिकली 1 साल लग ही जाता है ना, बहुत तो 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन हम सरकार से गुजारिश करते हैं भाई कि जल्दी दे दें सबका रिजल्ट, है ना। जो वेट कर रहे हैं जल्दी आ जाए, कंपटीशन घटेगा भाई, है कि नहीं। जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का वो भी भर सकते हैं भाई कि चलो मैं भी भर देता हूँ, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, इसमें हो सकता हो जाए, तो कंपटीशन घटेगा, लोग जो अनएम्प्लॉयड है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। तो सरकार से बस यही गुजारिश है भाई कि जल्दी दे दीजिए सर। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज CBT, है ना। आजकल गवर्नमेंट एग्जाम का बहुत ज़्यादा वो हो गया ना कि एग्जाम का रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है ना। रिजल्ट जैसे SSC वगैरह का देखो रिजल्ट वगैरह तो आ जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग में डिलीट कर देते हैं। दे दो भाई रिजल्ट आके, मतलब होता है ना कि आपको एकदम बॉर्डर लाइन में खड़ा कर दिया, अब लगेगा कि अब जॉब मिलेगा, अब जॉब मिलेगा, मिलता नहीं है ना। लेकिन जब जॉब मिलती है तो भाई अलग ही खुशी होती है। लेकिन वही है कि थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए, है ना, क्योंकि जो लोग 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल मेहनत किए हैं, और अगर उनको ऐसे आप लटका के रखोगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। चलिए CBT, पहला जो CBT है वो स्क्रीनिंग एग्जाम है ना। एंड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 और बेस्ड ऑन दियर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट, ठीक है। द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC दिस बाय अवेलिंग रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ एज shall continue to be treated as candidate of their respective result committee only for all subsequent stage for this recruitment process, ठीक है। चलो कहने का मतलब क्या है कि देखो CBT 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि इसका मार्क्स जो है आपका फाइनल मेरिट में नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, जैसे आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपका ये काउंट नहीं होगा। बेसिकली ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, पास होना है। लेकिन क्वालिफाइंग का जो कट ऑफ होगा वो आपका डिसाइडेड होगा, वो किस हिसाब से होगा, पेपर के हिसाब से होगा, है ना। फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, उस हिसाब से होगा, शिफ्ट वाइज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं। तो क्वालिफाई करना है, लेकिन हाँ क्वालिफाई करने का इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर में हो जाएगा। क्वालिफाई करने का मतलब हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग भरेंगे। रेलवे का फॉर्म है भाई, बहुत अंधाधुंध लोग भरेंगे, इतना याद रखना, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको इसको पास करना ज़रूरी है ना। चलो ठीक है। और OBC आप देखो मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और OBC वगैरह के लिए सबके लिए अलग कट ऑफ जाता है, वो सब दिया हुआ है। पैटर्न क्या होगा, देखो पैटर्न क्या है। सबसे पहले CBT 1 का पैटर्न देख लेते हैं कि 60 मिनट का पेपर है, 1 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 75 है। मैक्सिमम मार्क 75 और 1 नंबर जो है हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्क है 1/3 है, ठीक है, क्लियर है। नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल शिफ्ट होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी शिफ्ट में टफ हो जाता है, किसी शिफ्ट में हार्ड हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन होंगे, है ना, क्लियर है। मिनिमम पास परसेंटेज जो है वो है 40% EWS UR और UR के लिए,
ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। तो ये मतलब ये मत समझो कि मिनिमम 5%, मतलब इतना तो इतना लाना ही है। अगर आप ओबीसी में 40% लाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 बच्चे ने फॉर्म भरा है ना, इसको ऐसे समझो कि 2 बच्चे ने फॉर्म भरा और एक ओबीसी है और एक यूआर है ना। ओबीसी वाला 40% नहीं ला पाया, ठीक है, वो मान लो कि 75 का 40% कितना होता है, 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर नहीं ला पाया, वो मान लो लाया 20 नंबर, और ये जो है मान लो 10 नंबर लाया, तो फिर भी वो सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स का मतलब ये है कि मिनिमम आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा और कट ऑफ अलग से जाएगी, ठीक है, मिनिमम इतना स्कोर करना पड़ेगा, कट ऑफ अलग से जाएगी। क्लियर है? चलो, ये चीज़ बहुत लोगों को डाउट होता है। अब देखो क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस देख लेते हैं एक बार फटाफट, है ना। अब देखो सिलेबस क्या क्या है। मैथमेटिक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं, सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, जो बात रह गई सो बात है कि जो मैं डेली, है ना, डेली लाइव क्लास लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि मैथ का कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे आप। तो मैथ के लिए मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, मंडे टू फ्राइडे होता है, सुबह 10:30 बजे। वहाँ से आप मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे एसएससी के करा रहा हूँ अभी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में अलग कुछ पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप और भी जैसे बुक वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, ये सब सारे जो है सिलेबस है, वो बेसिकली अगर आप देखें तो एसएससी वाला ही लगभग सिलेबस है ना, एसएससी वाला ही सिलेबस है। तो एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं। तो ये सारे है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, पाइप एंड सिस्टम, ईटीसी। मेंटल एबिलिटी वही रीजनिंग हो गया आपका, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन, ईटीसी। ठीक है, एक लाइन में पढ़ दिया मैंने, है ना। चलो ठीक है, देखो अब ये हो गया आपका रीजनिंग का। जनरल साइंस में क्या है, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, लाइफ साइंस है, ये 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, 10वां तक का आपका सिलेबस होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, पर्सनालिटीज है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। मतलब ये करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स वगैरह है, बुक्स एंड ऑथर, ये सब जो होते हैं सारे चीज़ है ना करंट अफेयर में, ठीक है। ये समझ में आया, ये CBT 1 है। अब CBT 2 का सिलेबस देखो क्या है। CBT 2 का सिलेबस जो है यहाँ पे समझो अच्छे से, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर दियर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट इन CBT 1, ठीक है, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स to be shortlisted for CBT 2 shall be limited to 15 times of the number of vacancy notified against each RRB, ठीक है। However, railways reserve the right to decrease the above limit as required to ensure availability of adequate number of candidates to the notified post, ठीक है। The final panels of ALP will be prepared only the basis of marks and merit of candidates in CBT 2 and CBAT। देखो आप समझना इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो मैंने बोला क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT 2 में बैठने को मिलेगा, है ना। जब CBT 2 में बैठेंगे तो कितने लोग बैठेंगे भाई, तो मान लो अभी कितना था 5700 पोस्ट है ना, तो उसका 15 टाइम्स अभी तक उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे 5700 पोस्ट है तो इसका गुना 15 कर दो, इतने लोग लगभग आपका सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए, ठीक है जी, क्लियर है। इसका गुना 15 कर दो, ठीक है, कमेंट करके बताना क्या होता है ना, गुना 15, 5700 गुना 15। अब इतना हो गया, उसके बाद क्या करेगा, रेलवे का अधिकार है कि वो लिमिट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो 15% बोल रहा है, सॉरी 15 गुना बोल रहा है, तो हो सकता है वो 14 कर दे, 13 कर दे, 12 कर दे या फिर 20 भी कर दे, ठीक है, वो उसका अधिकार है, ठीक है। हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, सरकार जो कर रही है, रेलवे जो कर रही है, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है जो कर रही है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम बस रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं ना। चलिए, और क्या है, द फाइनल पैनल्स ऑफ ALP विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स मेरिट कैंडिडेट्स इन CBT एंड CBAT। अब देखो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी उस किससे बनेगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT 2 में जो आपने स्कोर किया, और दूसरा है CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, बताया था मैंने, तीसरा नंबर वाला है ना, जो तीसरा नंबर वाला स्टेज है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर जो आपने स्कोर किया है, ठीक है, वही आपका फाइनल मेरिट में काउंट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो CBT 2 का पैटर्न क्या है, और देखो CBT 2 का पैटर्न क्या है। हाँ, अब इसको समझना बढ़िया से कि CBT 2 जो है 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B में होगा, ठीक है।
2 घंटे 30 मिनट का होगा, टोटल क्वेश्चन 175 का होगा। पार्ट ए 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी 60 मिनट का होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लियर है, समझना, बढ़िया से समझना कि देखो पार्ट ए टोटल जो है आपका एक पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। ठीक है, टोटल 175 क्वेश्चन है जिसमें 100 क्वेश्चन और इधर 75 क्वेश्चन। इसके लिए आपको 90 मिनट और इसके लिए 60 मिनट मिलेंगे, है ना, क्लियर है, समझ में आया, 2 पार्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आगे क्या है, देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर सीबीटी 2 मल्टीपल शिफ्ट में हुए तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है जी, क्लियर है। मिनिमम पासिंग मार्क्स वही है पार्ट ए में, इन पार्ट ए में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वही 40% है, 30% और 25% और 30% है। ठीक है, वही वाला है जो, लेकिन ये मिनिमम है, लेकिन मेरिट में जो है आप इतना लाके मेरिट में काउंट नहीं हो सकते, है ना, ये मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। ओके, अब देखो ये समझना क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। ये बोला गया है कि यहाँ पे समझना क्या बोल रहा है कि जो पार्ट ए में आपने स्कोर किया, पार्ट ए क्या था भाई, पार्ट ए बता दो क्या था, पार्ट ए था आपका 90 मिनट का 100 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो आपने स्कोर किया, अब देखो यहाँ, अरे कहाँ गया, यहाँ पे जो आपने स्कोर किया है ना, पार्ट ए में जितना स्कोर किया वही वाला आपका काउंट होगा, किसमें, वही वाला काउंट होगा फॉर फर्दर स्टेज, आगे के स्टेज के लिए। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनेगी आगे स्टेज के लिए, CBAT के लिए, वो वही मार्क्स काउंट होगा। तो पार्ट बी का क्या वैल्यू रह गया भाई, पार्ट बी का वैल्यू रह गया, पार्ट बी में आपको 35% नंबर लाने पड़ेंगे, है ना, पार्ट बी में कितना लाने पड़ेगा, 35% लाने पड़ेगा। अगर 35% आपने ले आया और पार्ट ए में आपने अच्छा स्कोर किया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर पार्ट ए में मान लीजिए 100 नंबर का है, 100 में 100 ले आए, लेकिन इसमें 35% नहीं ला पाए तो आप फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको पार्ट बी में कितना परसेंट स्कोर करना है, 35%। ठीक है जी, क्लियर है, और ये मेरिट में काउंट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आप सिलेबस है सिलेबस फॉर पार्ट ए का, पार्ट ए का सिलेबस क्या है देखो भाई, एक एक करके देख लेते हैं, है ना। चलो बहुत बोल लिया यार। कि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये वो वही सेम है आपका जो पार्ट उसमें था। ठीक है, सारा वही सिलेबस है। ठीक है जी, वही है सारा आपका जो CBT 1 का सिलेबस था ना, वही है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका एनालॉगी दिया है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, ये सब दिया हुआ है, सेम वही है। आता है तीसरा नंबर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये वाला बढ़िया है, ये वाला आपको समझना है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होगा वो ब्रॉड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग किया है, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब का है, उससे क्वेश्चन होगा। मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, ये सब जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है जी, IT लिटरेसी, ये सब है। तो ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन भी आपके होंगे, है ना, पार्ट ए में। अब पार्ट बी का सिलेबस देख लो भाई, पार्ट बी इज ए क्वालिफाइंग टेस्ट। ठीक है, अभी मैंने बोला था क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसमें आपको 35% लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबाई एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, ये जो इसका सिलेबस है, क्या दिया है समझ, तो सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स प्लीज चेक द वेबसाइट दिस। हाँ, ये वाला आपको चेक करके देखना पड़ेगा, है ना, ये हम अलग से कर लेंगे। ये वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सिलेबाई ऑफ डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड्स। ओके, ठीक है। तो जो पार्ट बी होगा ना, पार्ट बी में जो आप ट्रेड्स, डिफरेंट ट्रेड्स के जो होंगे आप, ठीक है, अलग अलग ट्रेड के होंगे, उसका अलग अलग क्वेश्चन होगा, है ना। और वो कहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस, उसका dgt.gov.in, ये आपका वेबसाइट है, वहाँ से देख सकते हैं, है ना। ठीक है जी, क्लियर है। और तो ये जो है ना, अलग अलग कम्युनिटी, मतलब अलग अलग जो बंदे होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के बंदे होंगे, है ना, अलग अलग कैटेगरी के बंदे होंगे, उनके लिए अलग अलग ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर है, सेम क्वेश्चन नहीं होगा। चलो
जब फॉर्म भरेंगे तो देखो, कैंडिडेट्स विथ ITI ट्रेड और अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। ठीक है, ITI वाला होगा तो उसके ट्रेड से क्वेश्चन मिलेंगे, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो उनके अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये अलग अलग ट्रेड वाले होंगे। अब देखो ये इसको समझ लेना कि आप देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ट्रेड, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ पार्ट 2। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ये ट्रेड चूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो ये ट्रेड चूज सकते हैं। मैकेनिकल है तो ये होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो ये होगा। तो ट्रेड आपका अलग अलग है। अब देखो CBAT यानी तीसरा स्टेज आ गया, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 times द नंबर ऑफ ALP वैकेंसी ऑफ ईच नोटिफाइड कम्युनिटी दिस ऑफ मार्क एज प्रोवाइड। ठीक है, तो देखो जैसे आप CBT 2 दिया आपने, है ना, उसमें पार्ट A में आपने स्कोर किया, पार्ट B क्वालिफाई किया। उसके बाद जितने लोग क्वालिफाई हैं उसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा CBAT के लिए, उसमें 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो मान लो जैसे हम कह सकते हैं कि 100 लोग ने दिया, 100 लोगों ने क्या दिया, एग्ज़ाम दिया, उसमें से 15 लोग CBT 1 के लिए सेलेक्ट हुए, सॉरी CBT 2 के लिए सेलेक्ट हुए। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें से अब क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट इक्वल टू 8 times द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज। ठीक है, तो जितने भी ALP वैकेंसीज है उसका 8 times। ठीक है, तो 100 वैकेंसी उसका 8 टाइम यानी 8 लोगों को बुलाया जाएगा CBAT में। ठीक है जी, क्लियर है। वैकेंसी मान लेते हैं कितना है, वैकेंसी है 1, है ना, वैकेंसी मान लो 1 है, वैकेंसी 1 है, 100 लोगों ने फॉर्म भरा तो कितने लोगों को बुलाया गया, 15 लोगों को बुलाया गया CBT 2 के लिए। अब उसमें से फिर 8 गुना यानी 8 लोगों को CBAT के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैथ है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे विजन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, ड्यूरिंग द CBAT। फिर है कि क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ CBT सेपरेटली टू क्वालिफाई। जितने भी टेस्ट होंगे सब क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जा सकते हैं RDSO.indianrailway.government in वर्टिकल्स ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी कैंडिडेट्स कॉर्नर एंड। ठीक है, बेसिकली ये साइकोलॉजी टेस्ट होता है ना, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर ए मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई द CBAT। तो जितने भी टेस्ट बैटरी होंगे ना, जितने भी टेस्ट होंगे उसमें से आपको मिनिमम 42 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने लाने पड़ेगा, 42 नंबर। क्लियर है। चलो अब देखो आगे क्या है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम amongst the candidate qualifying in CBAT। 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट A ऑफ CBT 2 एंड 30% जो है CBAT में। अब देखो कैसे होगा, मान लो कि तुमने 100 नंबर लाया, ठीक है, 100 नंबर लेके आया जो CBT 2 होगा ना उसका पार्ट A में 100 नंबर लेकर आया, और इधर आपने 100 नंबर इधर भी लेकर आया, है ना। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ चलो 100 नंबर नहीं, मान लो इधर 50 नंबर लेकर आया। ठीक है, कि CBT 2 का पार्ट A में आपने 100 नंबर लेकर आया, और ठीक है, और जो CBAT है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें आपने 50 नंबर लेकर आया। तो क्या करेंगे, इसका 70% निकालेंगे, ये हो गया 70, और इसका 30% निकालेंगे तो इसका 30% कितना हो गया भाई, 5 या 15, तो 70 और प्लस 15 क्या हो गया, 85। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका टोटल जो है 85 नंबर हुआ। कितना हुआ, 85 नंबर हुआ। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा, यानी जो उसका नंबर होगा उसका 70% जोड़ेंगे, और जो आपने CBAT में स्कोर किया उसका 30% जोड़ेंगे, और दोनों को मिलाकर बना देंगे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 150 मार्क्स था, लेकिन इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया। 100 में कन्वर्ट कर दिया तो आपका 100 में से कितने, 85 नंबर आए। कितने आए, 85 नंबर आए। ठीक है जी, है ना, यही कैलकुलेशन होगा ना। हाँ यही कैलकुलेशन होगा। तो आपको उसको क्या किया, 85 में कन्वर्ट कर दिया, है ना, 85 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब देखो आगे क्या है, इसी तरह कैलकुलेशन होता है, मतलब 70% उसका स्कोर और इसका 30% स्कोर। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो भाई आप समझ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो देख लेना, आप बढ़िया से पढ़ लेना कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा वो कर लेना। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए एक RRB का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जैसे अलग अलग RRB बोर्ड है ना, कोलकाता अलग है, अजमेर अलग है, इलाहाबाद अलग है, पटना अलग है, रांची अलग है, चेन्नई अलग है ना, चंडीगढ़ अलग है। तो सब जगह आपको जाके, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं सब जगह जाके उसके वेबसाइट में जाओ और अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है।
कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ फॉर द फ्यूचर यूज। हाँ, ये चीज़ याद रखना भाई, ये कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखो भाई, सीधी सी बात है, जब फोटो खिंचवाओगे ना तो 2-3 कंजूसी में मत खिंचवाना, है ना। नया फोटो खिंचवाना और कम से कम उसकी 20 कॉपी ले लेना, है ना। नया फोटो खिंचवाना, 20 कॉपी ले लेना, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम से कम 12 कॉपी चाहिए, 12 फोटो कॉपी चाहिए, मतलब 12 कॉपी। जैसे मान लो अभी मैंने फॉर्म भरना है, मैंने ऐसे फोटो खिंचा लिया, ठीक है, तो इस तरह के फोटो मुझे 12 चाहिए जब तक कि आपका प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि हर प्रोसेस में आपको फोटो लगेगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें जो है भूल जाते हो। देखो ये सारा दिया है कौन कौन जो है बोर्ड है, रेलवे का बोर्ड है। तो अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, ठीक है, अजमेर, बिलासपुर, श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, ठीक है, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, हाँ, मालदा, चेन्नई, भोपाल। ये सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जहाँ पे आपको भरना है, उस हिसाब से भर दो। वैकेंसी जो है किस बोर्ड की कहाँ है वो थोड़े दिन में आ जाएगी, है ना, कुछ दिन में आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। वैकेंसी के हिसाब से भरते हैं लोग या अपने कंफर्ट के हिसाब से भरते हैं कि कहाँ करना है ना। चलो बाकी ऑनलाइन भर देना, रिजेक्ट होगा तो कुछ अगर दिक्कत आपने किया तो रिजेक्ट कर देंगे, है ना। अच्छे से फॉर्म भरना, क्लियर है। और कुछ है? और कुछ नहीं है। हाँ, पैसा का मैंने बता दिया। पैसा क्या है भाई? पैसा है आपका लेवल पे 2 है, 19,900 है आपका क्या बेसिक पे, और A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। मिनिमम देखो, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, अब यही पे बात आ जा रही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ये है मैट्रिकुलेशन ऑफ SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT दिस दिया हुआ है। तो आप देख लेना किस में आप मतलब ये जो क्राइटेरिया है इसमें आप आ रहे हैं कि नहीं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये होना चाहिए आपका, या तो ये क्वालिफिकेशन में इसमें से कहीं आना चाहिए आपका, फिर नहीं तो या फिर आपका ये होना चाहिए, ठीक है जी, मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं तो आपका ये होना चाहिए, देख लेना भाई, ये होना चाहिए, फिर नहीं होगा तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये टेक्निकल वाला के लिए ज़्यादा अच्छा है ना, ठीक है। और कुछ है? ओह, वैकेंसी भी दे दिया है, ठीक है ठीक है ठीक, वैकेंसी दे दिया है, मुझे लगा बाद में आएगा, मैंने देखा नहीं था पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वैकेंसी वाला देखो लो, डाउनलोड कर लेना, कहाँ कितनी वैकेंसी है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, ये सब वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है? 1192 वैकेंसी है, कहाँ पे भाई? बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1192, है ना। और 599 है आपका सिकंदराबाद में, ठीक है जी, सॉरी 559 है, टोटल जो है आपका 5696 वैकेंसी है ना, ठीक है जी, क्लियर है। चलो तो वैकेंसी वाला देख लेना जिसमें आपका ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे आपका ज़्यादा वैकेंसी है उस हिसाब से, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा हमें होम स्टे चाहिए या होम पोस्टिंग चाहिए तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं ना। जैसे झारखंड वाले रांची भरो, पटना भरो, या फिर आपका चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ भरो, बेंगलोर वाले बेंगलोर भरो, ना, साउथ वाले चेन्नई भर दो, बंगाल वाले कलकत्ता भर दो, मालदा भर दो, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, यूपी वाले प्रयागराज भर दो, है ना। और कुछ देखते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर देना। बहुत लोग ये करेंगे कि ग्रेजुएशन है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो ये क्वालिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। बेसिकली ये टेक्निकल डिग्री वाले के लिए है। लास्ट में बस यही कहूँगा कि ये टेक्निकल डिग्री वाले के लिए है, जिसका टेक्निकल डिग्री है उनके लिए, ठीक है जी, क्लियर है। चलो, हाँ, बहुत लंबा नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, पूरा डिटेल में बता दिया है ना। मैंने सोचा था 10 मिनट में बता दूंगा, लेकिन जितना है चीज़ें बताना ज़रूरी है, अब कुछ नहीं है ना, ठीक है। ये सब तो फॉर्म वॉर्म का वो दिया है, सैंपल वगैरह दिया है ना कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। चलो ठीक है, क्लियर है। टेलीग्राम है, देखो RRB न्यूज रूम, ये टेलीग्राम जो है इसको ज्वाइन कर लो, इससे तुरंत आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। telegram.me RR न्यूज रूम, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बेसिकली उन्होंने ये फॉरवर्ड किया, ठीक है जी, क्लियर है ना। चलो तो ठीक है, तो आप फॉर्म भर दीजिए, बढ़िया से नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन का जो है डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ब्लॉग का लिंक डाल दिया गया है नोटिफिकेशन, ऐसी डिस्क्रिप्शन में जो है
ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जो नोटिफिकेशन है उसका ब्लॉग डाल दिया गया है, तो ब्लॉग में जाके आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन। ठीक है जी, क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, है ना। हैव ए नाइस डे।